हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे हैं साझेदार का प्रवेश। जब किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है तो उस परिस्थिति में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। साझेदार के प्रवेश में हम पुनर्मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने करीब 29 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे का क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जिसमें पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ हम कर रहे हैं। अभी तक हमने पुनर्मूल्यांकन की जनरल प्रविष्टि देखी, जिसमें जब नया साझेदार प्रवेश करता है उस समय फर्म की संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, मतलब फिर से उनकी वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू कम और ज़्यादा होने पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और हानि दोनों होती है। तो जो लाभ यदि होता है तो साझेदारों के पूंजी खातों में डेबिट क्रेडिट किया जाता है, और यदि हानि होती है तो उन पूंजी खातों में डेबिट कर दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पुनर्मूल्यांकन खाते में किस प्रकार से जनरल प्रविष्टि की जाएगी। तो अभी हम पिछले भी मैंने 2-3 क्वेश्चन कल करवाए थे, एक वीडियो डाला है जिसमें आपको पुनर्मूल्यांकन से रिलेटेड जनरल प्रविष्टियाँ मैंने बताई। आज और 2 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ जनरल प्रविष्टि से रिलेटेड, जिसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए, एकांत और प्रशांत ये 2 पार्टनर हैं और ये दोनों 3:2 के अनुपात में अपना लाभ हानि का विभाजन करते हैं। दोनों पार्टनर, उन्होंने निशांत को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया और उसे 1/4 भाग देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। निशांत के प्रवेश के समय विनियोग 60,000 रुपये के थे। जब निशांत ने फर्म में एडमिशन लिया उस समय फर्म में पुराना इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये का था। अब आगे विनियोगों को, आगे का मतलब आधे, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 60,000 में से आधे मतलब हाफ, आधे विनियोगों को एकांत और प्रशांत ने अपने लाभालाभ अनुपात में ले लिया। एकांत और प्रशांत ने दोनों ने अपने लाभ विभाजन अनुपात में उसे खरीद लिया विनियोग को। फिर शेष विनियोग 60,000 में से 30,000 को तो प्रशांत और एकांत ने ले लिया, बचे 30,000। उस 30,000 का रिवैल्यूएशन किया गया तो वो 30,000 का विनियोग कितने का निकला? 40,000 का निकला, मतलब 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ पुनर्मूल्यांकन पर। तो मैंने पहले बताया था कि जब पुनर्मूल्यांकन संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखते हैं, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखते हैं। इसी प्रकार से दायित्व में यदि कमी होती है तो ये फर्म के लिए लाभ है और पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में, और दायित्व में यदि वृद्धि होती है तो ये हानि होती है और पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखी जाती है। तो यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, ये फर्म के लिए आय है, लाभ है, और इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे कितना? 10,000। जितने मूल्य की वृद्धि होती है वह लिखा जाता है। तो 60,000 में से आधे विनियोग तो पुराने साझेदारों ने ले लिया, बचे 30,000। 30,000 को जब पुनर्मूल्यांकित किया गया तो वह 40,000 का निकला, मतलब 10,000 रुपये मूल्य बढ़ गया। तो ये 10,000 जो विनियोग की जो वैल्यू बढ़ी हुई है ये पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। चलिए, प्रवेश के समय देनदार और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 70,000 और 8,000 रुपये था। देनदार 70,000 के थे और डूबत ऋणों के लिए जो प्रावधान पुराना बनाया गया था कितने का रुपये का था? 8,000 का था। भाई, देनदार 70,000 के थे और 8,000 का प्रावधान बनाया था कि भाई 70,000 में से 8,000 के देनदार ऐसे हैं जो पैसा डुबो सकते हैं, डाउटफुल थे। अब आगे क्या हुआ कि इनमें से 8,000 का जो डाउटफुल बना हुआ था प्रावधान, उनमें से 5,000 के देनदार सही में पैसे डुबा दिया। उन्होंने पैसे 5,000 डुबा दिया, उन्होंने मना ही कर दिया क्लियर, मतलब हमारा 5,000 रुपये डूब गया। 8,000 में से 5,000 तो हमारा डूब गया, बचा 3,000 का प्रावधान। अब उन्होंने क्या बोला? संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान बनाइए। अब जो देनदार हैं, देनदार कितने के हैं? 70,000 के। 70,000 में से 5,000 के देनदार तो क्या हो गया? डूब गए। बचे कितने? 65,000। अब ये बचे हुए जो देनदार है 65,000 में भी 5% अभी भी डाउटफुल है, तो 65,000 का 5% फिर निकालेंगे तो वो हमें प्रावधान करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें जनरल प्रविष्टियाँ करना है। क्या बताएगा? जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए।
तो इससे रिलेटेड हम जनरल प्रविष्टि कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसी टाइप के प्रश्न परीक्षा बोर्ड एग्जाम में आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसकी जनरल प्रविष्टि करेंगे। चलिए सबसे पहले जनरल प्रविष्टि का फॉर्मेट, डेट, फिर पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। चलिए ठीक है, सबसे फर्स्ट है, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, डेट, उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलिए नंबर 1, सबसे पहले क्या जनरल प्रविष्टि करना है। 60,000 रुपये के विनियोग थे, फर्म में कितने रुपए के विनियोग थे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के थे, 60,000 के थे। 60,000 के विनियोग में से आधे विनियोग किन्होंने ले लिए, एकांत और प्रशांत ने। आधे मतलब 30,000 के विनियोग एकांत और प्रशांत ने ले लिए। मतलब अब यहाँ पर जो एकांत है, एकांत और प्रशांत ने 30,000 के विनियोगों को किस अनुपात में बांट लिया, अपने 3:2 में बांट लिया। तो 3:2 उनका अनुपात है, 3/5। एकांत के हिस्से में कितना आया, 6 × 18,000 रुपये। एकांत के हिस्से में कितना आ रहा है, 6 × 18,000 आ रहा है। इसी प्रकार से प्रशांत के हिस्से में यदि हम लिखेंगे तो प्रशांत के हिस्से में आएगा 30,000 × 2/5, 5 × 6 30, मतलब 6 दूनी 12,000। मतलब जो 30,000 के जो विनियोग थे उसमें से एकांत ने 18,000 रुपये के विनियोग ले लिए और प्रशांत ने 12,000 के विनियोग ले लिए। चलिए जब कोई भी साझेदार, पुराने साझेदार यदि किसी संपत्ति को खरीदेंगे, इसका मतलब उसका पेमेंट उनको चुकाना पड़ेगा, तो ये उनके पूंजी खाते को डेबिट करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एकांत, एकांश कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने का था इन्वेस्टमेंट, 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लिया उन्होंने, उसमें से 18,000 रुपये एकांत ने ले लिया, 12,000 रुपये प्रशांत ने ले लिया। ठीक है, समरी क्या लिखेंगे, बीइंग हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर। इन्वेस्टमेंट का आधा भाग पार्टनर ने ले लिया, साझेदारों ने ले लिया। चलिए ये तो पहली कंडीशन हो गई। 60,000 के विनियोग थे, उसमें से आधे विनियोग पुराने साझेदारों ने ले लिए, तो पुराने साझेदारों का पूंजी खाता हमने डेबिट कर दिया और विनियोग खाता क्रेडिट कर दिया। विनियोग खाता क्रेडिट क्यों हुआ, जब संपत्ति आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट, तो विनियोग जा रहा है, मतलब उसको किसने ले लिया, एकांत और प्रशांत ने। तो एकांत का पूंजी खाता डेबिट हो गया, प्रशांत का पूंजी खाता डेबिट विनियोग खाते से। चलिए अब बचा क्या, बचा जो 30,000 रुपये है विनियोग का, उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया, तो 30,000 की जगह वो कितने का निकला, 40,000 का निकला। मतलब 10,000 रुपये संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई। जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो वो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट,
रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये विनियोग के मूल्य में वृद्धि हो गई। बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, विनियोग के मूल्य में वृद्धि। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। चलिए, दो बातें हो गई। ये विनियोग का हिसाब किताब बराबर हो गया। 60,000 का विनियोग था, उसमें से आधा एकांत और प्रशांत ने ले लिया और आधा जो था उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया, तो 10,000 जो वैल्यू बढ़ी थी वो हमने पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिख दी। चलिए, उसके आगे दिया गया है प्रवेश के समय देनदार 70,000 के थे और डूबत ऋण प्रावधान 8,000 रुपये का था। अब 8,000 रुपये का प्रावधान था, डूबत ऋणों का प्रावधान कितने रुपए का था? 8,000 का था। अब 8,000 में से 5,000 रुपये के जो देनदार थे उन्होंने सही में पैसा डुबो दिया। भाई जो BDR जो था, BDR बैड डेट रिजर्व कितने रुपए का था? 8,000 का बनाया गया था। अब ये क्यों बनाया जाता है कि भाई जितने के देनदार है उसमें से इतने देनदार ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, पैसा डुबो सकते हैं। अब वर्ष के अंत में वास्तव में क्या हुआ कि बैड डेट कितना हो गया? पैसा वास्तव में 5,000 रुपये देनदारों ने डुबो दिया। 5,000 रुपये डुबो दिया। अब BDR कितना बच गया हमारा? पुराना BDR कितना बच गया? 3,000 रुपये बच गया। बस 8,000 में से 5,000 के देनदार तो हमारे डूब गए। इसका मतलब क्या हुआ? पहली एंट्री क्या होगी? हमारे देनदार बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स, डूबत ऋण। डूबत ऋण एक प्रकार से क्या है? हानि है। डूबत ऋण क्या है? हानि है। पैसा जो डूब जाना ये एक प्रकार से फर्म के लिए हानि होती है। तो व्यय और हानि खाता क्या होता है? डेबिट होता है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और ये डूबत ऋण काय का पैसा डूबा है? देनदारों का पैसा डूबा है। जो देनदार देने वाले थे उन्होंने पैसा डुबा दिया, मतलब हमारे देनदार क्या हो गए? कम हो गए। देनदार संपत्ति है और संपत्ति जब कम होती है तो डेबिट क्रेडिट होती है। तो क्या लिखेंगे? टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स अकाउंट। कितने रुपए के देनदार कम हो गए? 5,000 रुपये के हमारे देनदार कम हो गए। पैसा हमारा उन्होंने डुबो दिया। बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड मतलब 5,000 के देनदार रिकॉर्ड हो गए, मतलब वो डूब गए, वास्तव में डूब गए। 8,000 संदिग्ध थे लेकिन 5,000 तो डूब गए। और जितना पैसा डूब जाता है वो फर्म के लिए हानि होती है। तो हमने लिख दिया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो ये 5,000 रुपये हमारा क्या हो गया? डूब गया। चलिए, इसके आगे और लिखते हैं। इसके आगे और हम इसको बढ़ा देते हैं। चलिए, आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा? चलिए, इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं। पे 5,000 के देनदार तो हमारे डूब गए। अब क्या हुआ? अब कितने नंबर की एंट्री आएगी? 5,000 के देनदार डूब गए 8,000 में से। अब हमें करना क्या है? देखिए, प्रश्न में क्या बोला गया है कि 70,000 के देनदार हैं, 8,000 का डूबत ऋण प्रावधान था, 5,000 का डूब गया, वो हमने एंट्री कर दी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, उसका रिकॉर्ड हमने कर दिया। अब आगे क्या बोला? संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान करना है। अब जो बचे हुए देनदार हैं, चलिए, देनदार कितने के हैं? सबसे पहले तो बताओ। डेटर्स कितने रुपए के थे? 70,000 के थे। 70,000 रुपये के देनदार थे। उसमें से अब वास्तव में हमारे पैसा कितना डूब गया? 5,000 रुपये तो डूब गया। मतलब अब हमारे देनदार कितने बचे? 65,000 रुपये के देनदार बचे हैं। 70,000 के देनदार थे, 5,000 रुपये तो डूब गया, रियल में वास्तव में डूब गया। तब हमारे देनदार कितने के बचे? 65,000 देने वाले थे। अब बताया जा रहा है कि 65,000 में भी 5% देनदार ऐसे हैं जो उनके लिए प्रावधान करना है। मतलब नया जो BDR है, BDR न्यू, वो हमें बनाना है कितना? 5%। तो 65,000 का
5% नया डूबत ऋण प्रावधान बनाना है। कितना होगा? 5 पचम 25, 5 छिंग 30 और 2 32, 3,250 रुपये का नया डूबत ऋण प्रावधान बनाना है देनदारों के लिए। इतने संदिग्ध हैं। अब भैया पुराना BDR कितना बचा हुआ है? 3,000 का तो बना हुआ है, हमें कितना बनाना है? 3,250 बनाना है। तो ओल्ड जो हमारा बना हुआ है, ओल्ड BDR कितना है? वो है हमारा 3,000 का। तो न्यू कितना बनेगा? न्यू BDR केवल 250 रुपये का रहेगा। नया डूबत ऋण का प्रावधान कितने का बनाना है? हमें केवल 250 रुपये का बनाना है। देनदार 70,000 के थे, 5,000 रुपये डूब गए, कितने के बचे? 65,000। 65,000 का 5% प्रावधान बनाना है, मतलब 3,250। अब पुराने जो 8,000 का प्रावधान बना था उसमें से 5,000 के तो डूब गए, तो वो प्रावधान में से कम होता है, मतलब कितने बचे? 3,000 का प्रावधान बचा हुआ है पुराना, नया बनाया 3,250। तो 3,250 का बनाना है, लेकिन पुराना 3,000 बना हुआ है तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो नया कितने का बनाएंगे? केवल 250 रुपये का। ठीक है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ये रिकॉर्ड हो गए। अब इन्हें भुगतान काय में से किया हमने? ये बैड डेट रिजर्व में से भुगतान किया हमने 5,000 का। तो 5,000 का बैड डेट रिजर्व में से भुगतान किया है, तो क्या एंट्री करेंगे? देखिए 4, ये डेबिट था, बैड डेट भुगतान करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और किस में से भुगतान कर रहे हैं हम? बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, डूबत ऋण प्रावधान खाता डेबिट डूबत ऋण खाते से। भाई डूबत ऋण खाता डेबिट हुआ, मतलब इतना पैसा डूब गया, अब उसका पेमेंट कर दिया तो वो पैसा क्या हो गया? ये खाता क्या हो गया? बंद हो गया। और ये पैसा हमने कहाँ से पेमेंट किया? डूबत ऋण खाते से पेमेंट किया। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि हमने इनको इस खाते को बंद कर दिया। 5,000 का पैसा डूब गया था, वो हमने कहाँ से एडजस्ट कर लिया? डूबत ऋण प्रावधान से। हमने पहले ही उसके लिए एक प्रावधान बना के रखा था 8,000 रुपये का, कि इतनी संभावना है, तो 8,000 में से 5,000 डूब गया, वो हमने इस रिजर्व में से हमने उसको एडजस्ट कर लिया। अब क्या हुआ? नया प्रावधान बनाना है, तो नया प्रावधान कितने का बनाना है? 3,250। तो 8,000 में से 5,000 का तो इसमें एडजस्ट कर दिया, बचे 3,000। तो नया 3,250 का बनाना है, तो 3,000 तो पुराना रखा हुआ है, मतलब नया कितना बनाना है? 250 रुपये का बनाना है। तो नया जो भी बनेगा दायित्व में वृद्धि होना, कितने के दायित्व की वृद्धि हो रही है? 250 रुपये की। तो वो कहाँ लिखा जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में। तो क्या लिखेंगे? रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू BDR, बैड डेट रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए का नया बना? 250 रुपये का नया बना है। क्या लिखेंगे हम? बीइंग बैड डेट रिजर्व क्रिएटेड, नया BDR क्रिएट किया गया 250 रुपये का। चलिए अब पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। तो पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से निकलेगा? चलिए 6 नंबर पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। चलिए देखते हैं। डेबिट में कितना लिखा है? पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में क्या लिखा है? 250। और कहाँ है पुनर्मूल्यांकन खाता? यहाँ पर क्रेडिट में लिखा है 10,000। और कहाँ लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाता? और कहीं नहीं लिखा है। मतलब यदि क्रेडिट में 10,000 लिखा है, पुनर्मूल्यांकन खाते के रीवैल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 है और डेबिट में यदि 250 रुपये ही है, इसका मतलब 9,750 रुपये क्या है? ये है प्रॉफिट, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हुआ। तो क्या एंट्री होगी? पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखा जा रहा है, लाभ होता है तो कहाँ लिखा जाएगा? रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट। और ये लाभ कहाँ जाता है? पुराने पार्टनर के खातों में, पूंजी खातों में, एकांश कैपिटल अकाउंट और 2 प्रशांत कैपिटल अकाउंट।
कितना है लाभ आया 9,750। अब ये 9,750 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम बांट देंगे। तो एकांत के खाते में कितना जाएगा 9,750 गुणित प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है उनका 3:2 है। तो 3/5, 5 एकम 5, पनम 45, पचम 25, 1950 गुणित 3 मतलब 3, 3 पंजे 15, 3 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, 5,850 रुपये किसके हिस्से में आ रहा है, वह एकांत के हिस्से में आ रहा है। और दूसरा प्रशांत, प्रशांत के हिस्से में कितना आएगा, प्रशांत कितना आएगा 9,750 गुणित 2/5, 5 से काटा तो कितना आ रहा है ये 1950, 1950 गुणित 2, 19 दूनी 38 और 1 39, कितना आएगा 3900। ठीक है, ये आ जाएगा समरी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो लाभ हुआ है वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, देखिए इसको एक बार फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले तो प्रश्न में जो निर्देश दिए थे उस हिसाब से हमने क्या किया, विनियोग 60,000 का था, उसमें से आधा विनियोग एकांत और प्रशांत ने ले लिया। तो एकांत का पूंजी खाता डेबिट, जब भी कोई साझेदार किसी संपत्ति को लेंगे इसका मतलब वो संपत्ति को खरीद रहे हैं तो उनका पूंजी खाता डेबिट होगा। फर्म की संपत्ति को यदि वो अपने खुद पर्सनली ले रहे हैं तो उनका पूंजी खाता क्या होगा, डेबिट होगा। तो एकांत से कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रशांत से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 60,000 में से आधे विनियोग इन्होंने ले लिया तो आधे कितने 30,000 के, 30,000 के विनियोग को इन्होंने 3:2 में लिया तो 18,000 का एकांत ने लिया और 12,000 का प्रशांत ने लिया। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब आधा विनियोग जो बचा था 30,000 का उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया तो वो 30,000 का विनियोग 40,000 का हुआ, मतलब 10,000 रुपये मूल्य बढ़ गया। अब पुनर्मूल्यांकन खाते में उसकी एंट्री करेंगे तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट हो गया 10,000 से और विनियोग खाता डेबिट हो गया। चलिए तीसरा, ये तो विनियोग से रिलेटेड हो गया। तीसरा क्या बताया है कि देनदार 70,000 के हैं, पुराना डूबत ऋण प्रावधान 8,000 का है और पैसा डुबोने वाले देनदार कितने हैं 5,000 के हैं। तो 5,000 के देनदारों ने पैसा डुबो दिया। अब डूबत ऋण फर्म के लिए हानि होती है इसलिए बैड डेट अकाउंट डेबिट, और काय का पैसा डूबा देनदारों का तो टू डेटर्स अकाउंट 5,000। अब ये देनदारों का 5,000 का पैसा जो डूबा है ये हमने कहाँ से एडजस्ट किया, ये हमने डूबत ऋण प्रावधान जो इनके लिए बना के रखा था उसमें से। तो डूबत ऋण बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, भाई ये पैसा डूब गया इसका खाता बंद करना पड़ेगा तो यहाँ डेबिट था, क्रेडिट करके खाता बंद कर दिया 5,000। तो कहाँ से एडजस्ट किया, इसको बैड डेट रिजर्व अकाउंट से एडजस्ट कर लिया। अब 8,000 का बैड डेट रिजर्व था उसमें से 5,000 हमने बैड डेट में एडजस्ट कर दिया, बचा कितना 3,000। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो नया डूबत ऋण प्रावधान 5% बनाना है। 70,000 में से 5,000 के देनदार तो डूब गए, बचे देनदार अब पैसा देने वाले 65,000। 65,000 का भी 5% संभावित है कि डूबा सकते हैं, मतलब 3,250 रुपये के। तो 3,250 का हमें प्रावधान बनाना है। अब पुराना हमारा फंड कितना रखा है 3,000 का, तो उसमें से 3,000 माइनस हो गया, मतलब नया प्रावधान कितने का बनेगा 250 रुपये का बनेगा। तो हमारा नया प्रावधान हो गया बैड डेट रिजर्व अकाउंट, ये हो गया नया प्रावधान, मतलब दायित्व में वृद्धि हो रही है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व 250। फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया। रिवैल्यूएशन खाते के क्रेडिट में 10,000 थे विनियोग के और रिवैल्यूएशन खाते के क्रेडिट में BDR 250 था, तो 10,000 में से 250 गया तो 9,750 रुपये क्या है प्रॉफिट। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में 9,750 रुपये लाभ लिखेंगे और वो लाभ कहाँ जाएगा, एकांत और प्रशांत के पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, टू एकांत से कैपिटल अकाउंट टू प्रशांत से कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एक और
30 नंबर का था, अब 31 नंबर का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सब जनरल प्रविष्टियाँ हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते से संबंधित जनरल प्रविष्टि हम कर रहे हैं। इसके आगे 31 के बाद जो क्वेश्चन है उसमें हम पुनर्मूल्यांकन का खाता बनाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल प्रविष्टि देख रहे हैं। चलिए, ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 30 और 31 प्रश्न है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगा। चलिए, ए एंड बी एक फर्म में साझेदार हैं दोनों। फिर जो लाभ और हानि को 3:2 3:2 के अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। उन्होंने किसको पार्टनर बनाया, सी को। देखिए, उन्होंने सी को फर्म में पार्टनर बनाया, सी को फर्म में पार्टनर बनाया। एक नया पार्टनर उन्होंने शामिल किया जिसका नाम क्या है, सी। प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन किया गया। जब वो एडमिट हुआ तो समय संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। पुनर्मूल्यांकन में क्या पाया उन्होंने, देखिए पहला नंबर का देखते हैं। प्लांट का मूल्य 20% से घटाया गया। जो प्लांट था उसका मूल्य 20% कम हो गया। कितने का प्लांट था, 1,50,000 रुपये का प्लांट था, उसका मूल्य 20% कम हो गया। 1,50,000 का 20% कितना हो गया, ये हो गया 3,000 कि 30,000। 1,50,000 का 20% यदि हम निकालने जाएंगे तो 20 पंजे 100, 5 तिया 15, मतलब 30,000 रुपये वैल्यू कम हो गई। प्लांट की वैल्यू 30,000 कम हो गई। और मैंने बताया, जब संपत्ति के मूल्य में कमी होती है ये फर्म के लिए हानि है, और ये पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखेंगे। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट खाता डेबिट या पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट प्लांट खाते से, या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। चलिए, सेकंड नंबर, देनदार पर 10% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया। जितने देनदार हैं उनका 10% के लिए हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया। देनदारों का पुस्तक मूल्य कितना है, 60,000, मतलब 60,000 रुपये का हमें 10% प्रावधान बनाना है। कितना आएगा, तो 60,000 का 10%, 6,000 रुपये का प्रावधान बनाना है। भाई 6,000 का प्रावधान बनाना मतलब ये दायित्व में वृद्धि हो रही है भाई, क्योंकि डूबने वाले हैं पैसे, ये संभावना है, तो ये दायित्व बढ़ रहा है। तो ये दायित्व में वृद्धि होना मतलब ये भी पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में। दायित्व में वृद्धि होना मतलब ये हमारे लिए हानि है, और ये पुनर्मूल्यांकन खाते के कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट में। तो ये भी क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। चलिए, फिर हम थर्ड नंबर का देखते हैं। 2,000 रुपये का प्रावधान अदत्त मरम्मत बिलों के लिए किया गया। अदत्त मरम्मत बिल, ऐसे रिपेयरिंग बिल जो अभी देना बाकी है, और उनके लिए एक प्रोविज़न बना के रखा है, 2,000 का बनाना है। तो ये भी दायित्व में वृद्धि है, मरम्मत बिल, तो इससे भी हमारे हानि हो रही है। दायित्व में वृद्धि हो रही है मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, और दायित्व अदत्त मरम्मत बिलों के लिए प्रावधान खाते से। चलिए, चौथा है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मूल्य 10% से बढ़ाया गया। भाई भवन का मूल्य 10% बढ़ गया, मालूम है प्रॉपर्टी का मूल्य बढ़ता है, तो 2,50,000 का 10% बढ़ गया, मतलब 25,000 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ गई। भैया संपत्ति के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए लाभ है, और ये कहाँ लिखते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर फर्म में सामान्य संचय खाते में 1,00,000 रुपये है। जो पुराने साझेदार है ए और बी, इन्होंने 1,00,000 रुपये का लाभ जमा करके रखा हुआ है। अब मुझे बताओ, 1,00,000 रुपये के पुराने लाभ पर किसका अधिकार होगा, ए और बी का ही होगा। नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, तो इसका अधिकार थोड़ी ना होगा। किसका अधिकार होगा, ए और बी का होगा। तो ये जो 1,00,000 रुपया जो पुराना लाभ है, पुराना संचय, इसको कौन बांटेगा, ए और बी बांटेंगे। मतलब 1,00,000 रुपये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ए और बी के पूंजी खाते में जमा हो जाएगा। मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये जनरल प्रविष्टि करना है। और लाभ हानि का डेबिट शेष 10,000 रुपये है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट शेष समझते हो, लाभ हानि खाता हम बनाते हैं, डेबिट में व्यय लिखते हैं और क्रेडिट में आय लिखते हैं। डेबिट शेष होना मतलब व्यय ज़्यादा होना, मतलब शुद्ध हानि है,
लाभ हानि खाते का डेबिट शेष का मतलब क्या है, ये नेट लॉस है, ये 10,000 रुपये। और नेट लॉस से साझेदारों की पूंजी कम होती है, शुद्ध लाभ पूंजी में जुड़ता है और शुद्ध हानि पूंजी में कम होती है। तो नेट लॉस 10,000 रुपये से साझेदारों की पूंजी कम होगी, कम होना मतलब साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट होना। तो ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट, लाभ हानि खाते से, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतनी जनरल प्रविष्टि हमें करना है, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। अब इससे रिलेटेड हम जनरल प्रविष्टि कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी तक के जितने भी प्रवेश में हमने क्वेश्चन किए उसमें सबसे, ये अभी जो 2 प्रश्न में करा रहा हूँ सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि हम आसानी से, मतलब यदि हम करेंगे तो हम बहुत बढ़िया तरीके से हम इनको कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम फॉर्मेट बनाएंगे जनरल प्रविष्टि का। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। चलिए थोड़ा सा इसको हम नीचे ले आते हैं, जर्नल एंट्रीज दिख रहा है। चलिए सबसे पहले है यहाँ पर क्या आएगा, डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, फिर है एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। चलिए इसमें डेट तो है नहीं तो हम नंबर 1 डाल देते हैं। सबसे पहले ये समायोजन में जो पहला पॉइंट है वो देखेंगे हम। प्लांट का मूल्य 20% से घटाया गया। जब संपत्ति का मूल्य कम होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितने रुपए से कम हो गया, 1,50,000 का 20%, 30,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो गई, हमने लिख दिया 30,000 रुपये। चलिए समरी भी लिख देंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है प्लांट के मूल्य में कमी हो गई। चलिए सेकंड नंबर, देनदारों पे प्रावधान बनाना है हमें, कितने रुपए के देनदार हैं, तो ये भी दायित्व में वृद्धि होना, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में आएगा, रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू BDR, बैड डेट रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए का रिजर्व बनाना है, 60,000 का 10%, मतलब 6,000 रुपये आएगा। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, बीइंग BDR क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब डूबत ऋण प्रावधान का निर्माण किया गया। थर्ड नंबर, भवन का मूल्य 10% से बढ़ाया गया। देखिए संपत्ति का मूल्य कम होता है तो रिवैल्यूएशन खाता डेबिट होता है, और संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन खाता क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने से प्रॉफिट हो रहा है और ये पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए लाभ है, और इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में आएगा। कितने का है, भवन का मूल्य 2,50,000 का 10%, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये से प्रॉफिट हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू में, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बिल्डिंग के मूल्य में वृद्धि हुई। चलिए एक छूट गया, 2,000 रुपये का प्रावधान अदत्त बिलों के लिए किया गया। ये भी हानि है, और कहाँ लिखा जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, प्रोविज़न,
प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिलों के लिए प्रावधान किया गया। कितने रुपए का? 2000 रुपये का। कितने रुपए का? 2000 का। यहाँ भी क्या लिखेंगे? बीइंग प्रोविज़न क्रिएटेड, प्रोविज़न का निर्माण किया गया। चलिए फिर 5वें नंबर पर क्या आएगा? 5वें नंबर पे क्या एंट्री करेंगे? देखिए क्या दिया है, फर्मों में सामान्य संचय खाते में 1 लाख रुपए हैं। फर्मों में सामान्य संचय खाते में 1 लाख रुपए है और लाभानी खाते का डेबिट शेष 10,000 रुपये है। मतलब सामान्य संचय खाते में 1 लाख रुपए है तो ये 1 लाख रुपए पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। क्योंकि भाई पुराने लाभ के ऊपर तो पुराने साझेदारों का ही अधिकार होता है ना, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके पूंजी खातों में हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। चलिए सबसे पहले क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का जनरल रिजर्व है? 1 लाख रुपए का है। किसके खाते में जाएगा? पुराने साझेदार कौन है? एस कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये 1 लाख रुपए किस हिसाब से बांटा जाएगा? 1 लाख रुपए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। तो 1 लाख रुपए को ए और बी में बांट दो। 1 लाख रुपए 3:2 में बटेगा, गुणित 3/5। 5 दूनी 10, मतलब 20 दिया 60,000 रुपये ए को, और बी को कितना मिलेगा? 40,000। भाई 60,000 यदि ए को मिल गया तो बी को कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा। पुराने लाभ को इन्होंने बांट लिया। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए 6 नंबर में अब लाभानी खाते का डेबिट शेष दिया गया है। अब ये फर्म के लिए हानि है। भाई लाभ से यदि उनका पूंजी खाता क्रेडिट होता है तो यदि हानि है तो उससे पूंजी खाता क्या होगा? डेबिट होगा। मतलब यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए की हानि है? 10,000 रुपये की हानि है। उसे ए और बी अपने वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। ए के हिस्से में कितनी हानि आएगी? 10,000 का 3/5, 5 दूनी 10, मतलब 2 तिया 6,000, और बी के हिस्से में 4,000 रुपये की हानि आएगी। तो 6,000 की हानि ए उठाएगा और 4,000 रुपये की हानि बी उठाएगा। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। जिस प्रकार से यदि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो लाभ हानि को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए इसके आगे अब क्या निकाला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा। इसके आगे अब लाभ हानि पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ और हानि निकाला जाएगा ना, तो कितना आएगा लाभ और हानि? चलिए पुनर्मूल्यांकन का लाभ और हानि निकाल लेते हैं। कितना आएगा? देखिए अब यहाँ पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट कितनी बार हुआ है? पहले तो क्रेडिट देख लेते हैं कितनी बार हुआ है। पहले तो यहाँ देखिए डेबिट कितनी बार है? 30,000 से डेबिट है, 6,000 से डेबिट है, 6 30 और 6 36 और 2 38। 38,000 रुपये पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखा है। चलिए यहाँ लिख देते हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में कितना लिखा है? 38,000 रुपये लिखा है। क्रेडिट में कितना लिखा है? चलिए रिवैल्यूएशन खाता क्रेडिट कहाँ का है? तो यहाँ पर मुझे 25,000 रुपये दिख रहा है। बस एक ही जगह 25,000 है, तो क्रेडिट कितने रुपए से है? 25,000 रुपये से क्रेडिट है। इसका मतलब लाभ ज़्यादा है, तो 25 और 38 नहीं, कितना है? लॉस हो रहा है। ये डेबिट मतलब हानि है, 38,000 की हानि है और 25,000 का लाभ है, तो कितना हो रहा है? 8 और 5 3, 13,000 रुपये का क्या हो रहा है? ये हो रहा है लॉस हो रहा है। तो जब भी हानि होगी तो पुराने साझेदारों का पूंजी खाता क्या होगा? डेबिट होगा। तो
एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी हानि हो रही है? 13,000 रुपये की हानि हो रही है। अब इस 13,000 रुपये की हानि को ए और बी कैसे बांटेंगे? वही अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। 13,000 गुणित 3/5, 5 दूनी 10, फिर 3 बचा, कितना बचा? 5 6 30, 2600, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7। बी के हिस्से में कितना आएगा? 26 दूनी 52, तो 7 और 5 12 और 13, 7,800 हानि ए के हिस्से में और 5,200 की हानि बी के हिस्से में आएगी। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस प्रकार से हमारी ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक नज़र में फिर से और बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या किया? पहले नंबर पे दिया था प्लांट का मूल्य कम हुआ, और प्लांट का जब मूल्य कम होगा मतलब संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर रिवैल्यूएशन खाता डेबिट होता है और संपत्ति खाता क्रेडिट होता है। हमने कर दिया। फिर डूबत ऋण प्रावधान बनाया गया, तो दायित्व में वृद्धि होना मतलब इससे भी हानि हो रही है और पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा। देखिए संपत्ति के मूल्य में कमी होना, ये भी पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होना ये भी फर्म के लिए हानि होती है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। तो इसलिए संपत्ति के मूल्य में कमी हुई तो यहाँ भी पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट और प्लांट खाता क्रेडिट। यहाँ दायित्व में वृद्धि हुई मतलब हमने डूबत ऋण प्रावधान बनाया, तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट और प्रावधान खाता क्रेडिट। यहाँ पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई और वृद्धि होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट होता है, तो संपत्ति खाता डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। फिर हमने प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, अदत्त बिलों के लिए एक प्रावधान बनाना था, ये भी फर्म के लिए हानि है और इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट हो गया। फिर है जनरल रिजर्व। भाई जनरल रिजर्व जब भी प्रश्न में दिया जाएगा तो वो पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में उनके पूंजी खातों में जमा होगा, तो हमने उनके पूंजी खातों में जमा कर दिया और जनरल रिजर्व खाता डेबिट हो गया। अब लाभ हानि खाते का डेबिट शेष दिया है, मतलब शुद्ध हानि दी है। जब भी हानि होगी तो पूंजी खाता डेबिट होगा, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट होगा। तो ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर पुनर्मूल्यांकन पर हानि हुई, तो हानि से अभी मैंने बताया कि साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट होगा, पुराने साझेदारों का। तो ए का पूंजी खाता डेबिट, बी के पूंजी खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से, मतलब ये जो लॉस है वो उनके पूंजी खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, अभी तक हमने ये 31 क्वेश्चन देखे हैं। तो इसमें अभी पिछले मैंने करीब 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को जनरल प्रविष्टि पुनर्मूल्यांकन खाते की जनरल प्रविष्टि से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। तो यहाँ पर जनरल प्रविष्टि हमारी कंप्लीट होती है। कल से हम जो अगला क्वेश्चन देखेंगे वो क्या देखेंगे? अब इसका हम अकाउंट्स बनाएंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे और पूंजी खाता बनाना सीखेंगे। तो किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देखे आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक बच्चों को बताएं ताकि उनको घर बैठे ये वीडियो फ्री में मिल सके। ठीक है, थैंक यू।